एक परिवार कैरेबियन सागर के बीच में अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा था। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद गईं। आराम करते समय उन्हें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन अपने आसपास कुछ न देखकर उन्हें लगा कि उन्हें वहम हो रहा है। कुछ सेकंड बाद वही एहसास वापस आया। इस बार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जूलिया डर गईं और यॉट की तरफ तैरने लगीं। तभी अचानक किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और वह मदद के लिए चिल्लाने लगीं। उनकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी थे। जूलिया ने पानी में रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके मुंह में पानी होने की वजह से चीखना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास हुआ कि उन्होंने जूलिया को बहुत देर से नहीं देखा है। उन्होंने यॉट के चारों ओर देखा और अचानक अपनी पत्नी को खतरे में देखा। उन्होंने बच्चों को आवाज दी। उन्होंने यॉट को उनकी ओर खींचा और पानी में कूद गए। वे जल्दी से जूलिया के पास पहुंचे और उसे बचाया और यॉट तक ले आए। दोनों बच्चों ने उसे ऊपर खींच लिया। परिवार जूलिया का ख्याल रखता है, लेकिन जूलिया खुद को यकीन दिलाती है कि शायद यह लहरों की वजह से हुआ होगा। रात में सब लोग मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। जब कैसी का बॉयफ्रेंड कॉल करता है तो वह अपना लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल अचानक ग्लिच हो जाती है और फ्रीज हो जाती है। कैसी परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद किनारे से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। फिर सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और व्हेल का एक झुंड गुजरता हुआ देखते हैं। टॉम बताता है कि व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन तूफान के दौरान वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलता है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि यॉट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, इसलिए वह चेक करने के लिए नीचे कूदता है। थोड़ी देर बाद वह वापस ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव था। जूलिया जल्दी से कुछ टांके लगाती है। टॉम कहता है कि उसे लगा कि पानी के नीचे उसके पीछे कोई बड़ा जीव है, लेकिन जब वह इधर उधर देखने गया तो प्रोपेलर से उसका कंधा कट गया था। उसने कहा कि जो भी था वह बहुत बड़ा था। उन्हें मदद के लिए फोन करना पड़ा क्योंकि यॉट बहुत डैमेज हो गया था। जूलिया ने बार बार रेडियो ट्राई किया। केसी ने अपने फोन पर सिग्नल ढूंढा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी केसी एक अजीब जीव को देखकर चीख पड़ी, लेकिन वह बेन निकला जो मास्क पहनकर मस्ती कर रहा था। थोड़ी देर बाद यॉट पूरी तरह से बंद हो गया और वह समुद्र के बीच में फंस गई। जूलिया ने रेडियो पर एक आवाज सुनी, लेकिन आवाज इतनी खराब थी कि वह कुछ समझ नहीं पाई। टॉम ने परिवार को बताया कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों का खाना और पानी है और अब उन्हें मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ दिखा और परिवार को एक अजीब आवाज सुनाई दी। सब लोग बाहर भागे और धरती पर ढेर सारे उल्कापिंड गिरते देखकर हैरान रह गए। जहां भी उल्कापिंड गिरते हैं वहां एक बड़ा धमाका होता है। जब पानी में उनके पास एक उल्कापिंड गिरता है तो टॉम जल्दी से यॉट चलाने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस जगह से टकराता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को गले लगा लेता है। फिर टॉम को पता चलता है कि वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। उसी समय बेन को यॉट से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। टॉम कॉम चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन खराब है। जैसे ही हवा तेज होती है सब लोग यॉट के अंदर छिप जाते हैं। उन्हें ध्यान नहीं रहता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर से हिलने लगता है। बेन फिर से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। लहरें यॉट पर जोर से टकरा रही हैं। टॉम बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और लाइफ जैकेट पहनता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी समय बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगता है और वह कैसी सिंक में उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अचानक एक तेज आवाज होती है और हवा तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा से शीशा टूटने लगता है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार उठता है और पाता है कि वे तूफान से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधा टूट गया है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और यॉट अब सपाट जमीन पर अटका हुआ है। यह नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। केसी सिग्नल चेक करता है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से डाउन है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलना शुरू कर देता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वह उल्टा है। पिछली बार ऐसा कुछ 7 लाख साल पहले हुआ था। केसी सोचने लगती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मर गया है और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे दिलासा देने आती है तो केसी उसे धक्का देकर छिप जाता है। जूलिया और टॉम बचे हुए सामान को देखते हैं।
बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक चट्टान से बांध देता है ताकि कोई भी बचाने वाला उन्हें देख सके। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार वह किसी से कांटेक्ट करता है। उसका नाम नाव है। वह एक सबमरीन का कैप्टन है जिसकी सबमरीन भी जमीन पर अटकी हुई है। वह कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल उलट गए हैं तो समुद्र हिल गया है और किनारा जाग गया है। वह कहता है कि उसने अब तक कोई जिंदा इंसान नहीं देखा है और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद है। वह यह भी कहता है कि मीरू फिर से बदलेगा और 1 हफ्ते के अंदर समुद्र वापस आ जाएगा। वह परिवार को ऊंची जगह पर पनाह लेने की चेतावनी देता है क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो यह बहुत खतरनाक होगा। वह कहता है कि उसके पार्टनर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम उससे अपने बच्चों को बचाने की गुजारिश करते हैं। नाव उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। टॉम हिसाब लगाता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है कि आज रात आराम करो और कल सुबह निकल जाओ। अगली सुबह जब परिवार अपना बैग पैक कर रहा होता है तो टॉम को कुछ हिलता हुआ दिखता है। यह एक लंगड़ा आदमी है जिसके हाथ में हार्पून है और एक कुत्ता भौंक रहा है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की एक बोतल देता है, लेकिन वह आदमी ऐसी भाषा में बात कर रहा है जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल से मारता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हार्पून डाल देता है। टॉम थोड़ी देर तड़पता है और मर जाता है। फिर वह आदमी जूलिया का पीछा करता है और हार्पून फेंकता है जो उसके कंधे में लगता है। जूलिया दर्द सहती है और यॉट के अंदर भाग जाती है और बच्चों को छिपने के लिए कहती है। केसी और बेन सोफे पर बैठ जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। आदमी दरवाजा जोर से धक्का देकर अंदर आता है। वह सबसे पहले कुछ खाना उठाता है और यॉट में खोजना शुरू करता है। जब वह बाथरूम में जाता है तो जूलिया चालाकी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। आदमी को लगता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है उसका कुत्ता जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। जब कुत्ता कूदता है तो जूलिया उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की चीखें सुनकर आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की बॉडी देखकर गुस्से से भड़क जाता है। इसी बीच जूलिया ईंट के दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। जब वह खिड़की से छिप रही होती है तो आदमी वहां पहुंचता है और उसे घूंसा मारता है। जूलिया नीचे गिर जाती है। आदमी उसे लात मारता है और उसकी कलाई पर पैर रखकर चाकू छीन लेता है। फिर वह उसके बाल पकड़ता है, उसका सिर जमीन पर पटकता है, उसे सोफे पर फेंकता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। बच्चे यह सब देखते हैं। केसी बाहर जाता है और एक फ्लेयर गन चलाता है। ये सीधे आदमी को लगती है। उसे आग लग जाती है और यॉट में भी आग लग जाती है। बच्चे जल्दी से भाग जाते हैं। जूलिया वापस आती है और उस आदमी को लात मारकर मैप और बैग लेकर भाग जाती है। बेन और केसी अपने पिता की बॉडी के पास बैठकर रोते हैं। जूलिया उनके साथ बैठती है और टॉम को आखिरी अलविदा कहती है। तभी डरावना आदमी फिर से यॉट से बाहर आता है और परिवार फिर से भागने लगता है और यॉट एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक छोटे फव्वारे के पास आराम करते हैं। केसी को लगता है कि शायद वह पागल आदमी उनके पास इसलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारा देखा था। ये सुनकर बेन को बुरा लगता है। जूलिया उसे यकीन दिलाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। रास्ते में बेन को एक छोटे तालाब के पास एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखाई देती है। जूलिया देखती है कि वह आदमी फिर से उनके पास आ रहा है। सब भागने लगते हैं और एक रेत के टीले पर गिर जाते हैं जहां जहरीला कचरा है। परिवार सावधानी से उसे पार करता है। जैसे ही वे चलते हैं उन्हें समुद्र के नीचे मरे हुए जानवर और प्लास्टिक के ढेर दिखाई देते हैं। जैसे ही बेन धीरे धीरे चलता है जूलिया को एहसास होता है कि उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है। जूलिया पानी की बोतल चेक करती है और देखती है कि पानी लगभग खत्म हो गया है। केसी को एहसास होता है कि उसने शायद बोतल ठीक से बंद नहीं की होगी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन केसी जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे बचेंगे नहीं। दोनों में बहस होती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। वे उसके अंदर पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं, लेकिन वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। वे कुछ स्नैक्स शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट पर एक फैमिली फोटो मिलती है जिसे वह देखती है। उसका दिल टूट जाता है। जब कैसी उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछती है तो जूलिया मुस्कुराती है और कहती है कि टॉम हॉस्पिटल में उसका मरीज था। जब कैसी रात में प्लेन के बाहर जाती है तो डरावना आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर कूद पड़ती है और उसे बार बार चाकू मारकर मार डालती है। फिर कैसी आती है और अपनी माँ को शांत करती है। अगली सुबह उन्हें उस आदमी का शरीर कीड़ों से ढका हुआ और काटने के कई निशान मिलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस इलाके में एक खतरनाक जानवर है। जैसे ही वे निकलते हैं आदमी के मुंह से बहुत सारे केकड़े निकलते हैं।
कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन अकेले आगे बढ़ता है और एक तालाब से पानी पीने की कोशिश करता है। जूलिया उसे यह कहते हुए खींच लेती है कि यह पानी उसे बीमार कर सकता है। जैसे ही सूरज उगता है, वे अपने सिर पर कपड़ा रखकर छाता बनाते हैं। बेन का सिर घूमने लगता है। वे कुछ पुरानी कुर्सियां ढूंढते हैं और रात के लिए एक काम चलाऊ टेंट बनाते हैं। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज से जागती है और केकड़ों का एक बड़ा झुंड अपनी ओर आते हुए देखती है। वह बच्चों के साथ दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप मिलता है। 3 क्रू मेंबर जिंदा हैं। एक औरत उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी 2 मना कर देती हैं और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती हैं। जब केकड़े पास आते हैं तो जूलिया बच्चों को कंटेनर पर उठा लेती है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ती है, केकड़े उसके पैरों को काटते हैं। बच्चे उसे ऊपर खींचते हैं। केकड़े कंटेनर में एक छेद से अंदर आते हैं और अंदर मौजूद क्रू मेंबर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन केकड़े आखिरकार उन्हें मार देते हैं। जूलिया अपने घावों पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब वह थोड़ी देर बाद उठती है तो वह खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वह चिल्लाती है और बच्चों को ढूंढना शुरू करती है। केसी और बेन यह कहने के लिए वापस आते हैं कि वे मदद ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक कंटेनर में पानी की कई बोतलें, एक रेडियो और एक बंदूक मिली। जूलिया ने रेडियो पर नाव से संपर्क किया। नाव ने उन्हें बताया कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया है। जो जूलिया ने रेडियो पर नाव से संपर्क किया, वह कहते हैं कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा तेजी से वापस आएगा, इसलिए उनके पास बस कुछ ही घंटे हैं। वह एक फ्लेयर जलाते हैं और परिवार उस तरफ चल पड़ता है। आखिर में उन्हें सबमरीन दिख जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वे जा रहे होते हैं, लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया बच्चों को धक्का देकर दूर धकेल देती है और खुद फंस जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें। कैसी शुरू में मना करती है, लेकिन फिर जूलिया उन्हें बाद में ढूंढने का वादा करती है। कैसी को बेन के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वे सबमरीन पहुंचते हैं तो वे नाव को बाहर खून से लथपथ पड़ा हुआ पाते हैं। वह कहता है कि उसका समय आ गया है और बच्चे अब सबमरीन ले सकते हैं। कैसी फिर से अपनी माँ को ढूंढने के लिए दौड़ती है। इस बीच जूलिया केकड़ों से घिर जाती है और वे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तभी कैसी चट्टान से हाथ बढ़ाती है और जूलिया अपने घायल पैर के साथ ऊपर आती है। दोनों सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा था और केकड़ों पर गोली चला रहा था। जब तक वे ऊपर चढ़े, केकड़ों ने नाव के बेजान शरीर को खाना शुरू कर दिया। जूलिया ने गोली खाई और तब तक आग जलाए रखी जब तक बच्चे अंदर नहीं आ गए। बच्चों के अंदर जाने के बाद जूलिया को एहसास हुआ कि गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उसने केकड़ों पर बंदूक फेंकी और अंदर जाकर सबमरीन के अंदर से हैच बंद कर दिया। वे खिड़की से केकड़ों को देख रहे थे। तभी समुद्र का पानी वापस आ गया। वे जल्दी से सीटों पर बैठ गए और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। बड़ी लहरें सबमरीन को इधर उधर हिलाने लगीं। उनके पूरे सफर के सीन जूलिया की आंखों के सामने घूम गए और केसी को उल्टी हो गई। फिर उसने वही आवाज फिर से सुनी और वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को जिंदा देखकर खुश हुए। वे सबमरीन से बाहर निकले और देखा कि लहरें उन्हें एक बर्बाद शहर में ले आई थीं, यानी अब एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई मूवी की कहानी के साथ।